नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। ये क्लास सेकंड है, फर्स्ट क्लास हम पहले ही ले चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर एक लिंक आपको दिखेगी, जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे आप उस वीडियो पर पहुँच जाओगे। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। साथ में अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पर कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक के जितनी भी एनसीईआरटी बुक है उन सभी का सोल्यूशन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और जितनी भी सोशल लिंक है हमारी सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का। उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है। यहाँ पर आपको वैज्ञानिक विधि का उपयोग बताना है। किसकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है? प्रणाली एवं व्यवस्था, प्रणाली उपागम या फिर कोमल एवं कोमल उपागम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रणाली उपागम। याद रखिएगा, प्रणाली उपागम प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय अभिक्रमिक कहा जाता है, शाखी अभिक्रमिक कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, या फिर अवरोह अभिक्रमिक कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का जब अनुसरण करता है तो उसे रेखीय अभिक्रमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय अभिक्रमिक कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यहाँ पर जो किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, एएलयू कहते हैं, या फिर कंट्रोल यूनिट कहते हैं। आप सभी को पता होगा, सरल सा प्रश्न है। उसे क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। किसी कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। चलिए, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट गुणों के विकास हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व को ढालने के लिए किया जाता है, दबे एवं बर्दाश्त ना किए जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रगतिकरण हेतु किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का जो प्रयोग किया जाता है वो विशिष्ट गुणों के विकास के लिए भी किया जाता है, व्यक्तित्व को ढालने के लिए भी किया जाता है, और दबे एवं बर्दाश्त न किए जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रगतिकरण हेतु भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा बल देती है। अधिगमकर्ता की सक्रियता संलग्नता पर बल देती है, अधिगम करने के विभिन्न तरीकों पर बल देती है, अधिगम मध्यस्थता पर बल देती है, या फिर प्रत्यात्मक विकास पर बल देती है। तो यहाँ पर देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पूछा गया है कि ये किस पर बल देती है। तो ये अधिगमकर्ता की सक्रियता संलग्नता पर बल देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए, एक लंबे व्याख्यान देते हुए अध्यापक को बीच में विराम देना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, या फिर अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जब एक अध्यापक एक लंबे व्याख्यान देता है तो उसे बीच बीच में प्रश्न पूछ लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती है, स्पष्टीकरण दी जाती है, प्रस्तुति, प्रस्तावना, या फिर आत्मानुभूति। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रस्तावना। याद रखिएगा, पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए क्या दी जाती है? प्रस्तावना दी जाती है। चलिए, जिस विधि में पहले उदाहरण व बाद में नियम बताए जाए वहाँ विधि कौन सी? काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। आगमन विधि है, निगमन विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, या फिर अध्यापन विधि है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जिस विधि में पहले उदाहरण व बाद में नियम बताए जाए वहाँ विधि कौन सी होगी? आगमन विधि होगी। कौन सी होगी? आगमन विधि। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, निम्न में से कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान, प्रायोजना, समस्या समाधान, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्याख्यान। व्याख्यान विधि छात्र केंद्रित विधि नहीं है, बाकी प्रायोजना विधि और समस्या समाधान विधि ये दोनों ही छात्र केंद्रित विधियाँ होती हैं।
चलिए अगला प्रश्न है 10वां। शिक्षण प्रतिमान के तत्व है, लक्ष्य व उद्देश्य है, उद्देश्य व संरचना है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन है, या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पर शिक्षण प्रतिमान के तत्व पूछे गए हैं, तो राइट आंसर हमारा होगा लक्ष्य व उद्देश्य, उद्देश्य व संरचना और सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, यानी कि ये तीनों ही शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान है, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान है, सामाजिक रक्षा प्रतिमान है, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान है, या फिर जूरिस्पोटेंशियल प्रतिमान है। तो यहाँ पर देखिए सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है संप्रेषण के दौरान? गलत प्रत्यक्षीकरण, पूर्व अधिगम, जरूरत से अधिक चिंता, या फिर अपूर्ण जिज्ञासा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पूर्व अधिगम। जो संप्रेषण के दौरान मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं होगी वो पूर्व अधिगम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत, यहाँ पर देखिए आपको श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत बताने हैं। सूचनाओं की स्पष्टता, पर्याप्त सूचनाएं, सूचनाओं का प्रसारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर श्रेष्ठ संप्रेषण के जो सिद्धांत होते हैं वो तीनों ही होते हैं, यानी कि सूचनाओं की स्पष्टता, पर्याप्त सूचनाएं और सूचनाओं का प्रसारण, ये तीनों ही श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए निष्पत्ति प्रत्ययी प्रतिमान के प्रतिपादक थे, डीवी, ब्रूनर, पियाजे, या फिर आशुबेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा निष्पत्ति प्रत्ययी प्रतिमान के जो प्रतिपादक थे वो ब्रूनर थे। कौन थे? ब्रूनर। डिस्लेक्सिया मुख्यतः किन कठिनाइयों से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे संबंधित एक मैंने कहानी के रूप में आपको जितने भी कठिनाइयाँ हैं या फिर विकार हैं उनकी एक शानदार ट्रिक बनाई है, आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक लिंक देखेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वीडियो पर पहुँच जाएंगे और जितने भी विकार हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी की एक छोटी कहानी के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो उस कहानी को देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखी हो तो। यहाँ पर देखिए डिस्लेक्सिया के बारे में पूछा गया है कि ये मुख्यतः किस कठिनाइयों से संबंधित होता है। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर ये पठन संबंधित कठिनाइयों से संबंधित है डिस्लेक्सिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक में बुरी आदतों के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? एकांकीपन है, सामाजिक तुष्टीकरण है, पारिवारिक झगड़े हैं, या फिर ये सभी हैं। तो आप यहाँ पर चारों विकल्पों को देखकर ही पता चल गया होगा आपको कि राइट आंसर हमारा यह सभी होगा। बालक में बुरी आदतों के विकसित होने का जो मुख्य कारण है वो एकांकीपन भी है, सामाजिक तुष्टीकरण भी है और पारिवारिक झगड़े भी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा यह सभी होगा। चलिए बच्चों की गणित सीखने संबंधी अक्षमता है, अग्रेफिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, या फिर डिस्लेक्सिया है। यदि आपने जो मैंने कहानी के माध्यम से समझाया है, यदि आपने वो ट्रिक देखी होगी तो यहाँ पर आसानी से आप लगा सकते हैं कि ये डिस्कैल्कुलिया है। वैसे तो आपको सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो बच्चों की गणित सीखने संबंधी अक्षमता होती है वो डिस्कैल्कुलिया में होती है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प है हमारा सही होगा। चलिए एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वहाँ बालक कुसमायोजित है, सामान्य है, पिछड़ा है, या फिर विकलांग बालक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है वहाँ बालक कुसमायोजित है। कौन सा बालक होगा? वो कुसमायोजित की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं? यहाँ पर देखिए पिछड़ेपन का कारण आपको बताना है कौन सा नहीं है। सामान्य बुद्धि का अभाव है, शारीरिक दोष है, विशिष्ट पिछड़ापन है, या फिर स्वस्थ वातावरण है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखिए पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर स्वस्थ वातावरण होगा। यहाँ पर देखिए सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष और विशिष्ट पिछड़ापन, ये तीनों ही पिछड़ेपन के कारण होते हैं, लेकिन स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? यहाँ पर देखिए बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है पूछा गया है। मानसिक संघर्ष है, राजनीति है, प्रबल कामना है, या फिर मंदबुद्धिता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये
राजनीति है। बाल अपराध का जो एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है वो राजनीति है। चारों विकल्पों को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए, थ्रस्टन का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है, या फिर थ्रस्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है, द्विकारक सिद्धांत दिया है, बहुकारक सिद्धांत दिया है, या फिर समूह कारक सिद्धांत दिया है। इस पर भी एक मैंने शानदार ट्रिक बनाई है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी ने उसको देखा होगा, बुद्धि की शानदार ट्रिक, वो भी एक कहानी के माध्यम से भी ही समझाई गई है। जो बालक या फिर जो विद्यार्थी छूट गए हैं, यहाँ पर एक लिंक आपको दिखेगी, जैसे ही क्लिक करोगे आप बुद्धि की जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको वहाँ पर समझाया है और आसान भाषा में आप वहाँ पर समझ सकते हैं जितने भी बुद्धि के सिद्धांत है। तो यहाँ पर देखिए, थ्रस्टन के बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समूह कारक का सिद्धांत। समूह कारक का सिद्धांत दिया है बुद्धि का थ्रस्टन के द्वारा। यहाँ पर देखिए, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत भी लिखा हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक कारक सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिने ने, और द्विकारक और त्रिकारक यानी कि द्विकारक सिद्धांत भी और त्रिकारक सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा। बचा बहुकारक सिद्धांत, तो ये थार्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो इन चारों सिद्धांतों के बारे में आपको बता चुका हूं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, 22वां प्रश्न है, निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा समस्यात्मक बालक नहीं है पूछा गया है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, मंद बुद्धि वाला, या फिर माता पिता का कहना ना मानने वाला। तो यहाँ पर देखिए, समस्यात्मक बालक कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो ये जो मंद बुद्धि वाला बालक होता है ये समस्यात्मक बालक नहीं होता है। चोरी करने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक और माता पिता का कहना ना मानने वाला जो बालक होता है, ये तीनों ही समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर ये सभी? यहाँ पर देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मक इन दोनों में पूछा गया है कि इन दोनों में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा धनात्मक। याद रखिएगा, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। काफ़ी बार इस प्रश्न को मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केटल है, फ्रायड है, आलपोर्ट है, या फिर बीने हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फ्रायड। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के बारे में पूछे तो राइट आंसर हमारा फ्रायड होगा। बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, पास एलांग टेस्ट का विकास किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, पास एलांग टेस्ट, जो पास एलांग टेस्ट है दोस्तों, ये बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उप परीक्षण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 5 बौद्धिक उप परीक्षण कौन कौन से हैं? कोहज ब्लैक टेस्ट, पास एलांग टेस्ट, आकृति निर्माण टेस्ट, तात्कालीन स्मृति टेस्ट और तस्वीर निर्माण टेस्ट। अब बात आती है कि इन सभी उप परीक्षण को मिलाकर किसका निर्माण हुआ या फिर उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इन सभी टेस्ट को मिलाकर इसे भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूं, इन सभी टेस्ट को मिलाकर इसे भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया, भाटिया बैटरी। देखिए, भाटिया बैटरी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि भाटिया बैटरी परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा किया गया था। प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछा गया है कि इसका विकास किसने किया? एलेक्जेंडर द्वारा किया गया, मॉर्गन द्वारा, बिनेट द्वारा, या फिर टेलर द्वारा? तो याद रखिएगा, जो पास एलांग टेस्ट का विकास किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था पास एलांग टेस्ट का विकास। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे और आसानी से आंसर दे देंगे कि शेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकृत किया है। किसके आधार पर किया है? शारीरिक रचना के आधार पर किया है। कब किया है?
1990 में। याद रखिएगा, शेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकृत किया है 1990 में। और इसे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए शारीरिक रचना के आधार पर। तो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3। कौन कौन से? एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। याद रखिएगा, शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एंटोमॉर्फी। ये 3 प्रकार को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सीलगुण मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गार्डनर के द्वारा, पेट्राइस के द्वारा, सेल्वे के द्वारा या फिर गोल्डमैन के द्वारा? तो यहाँ पर देखिए सीलगुण मॉडल के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा पेट्राइस होगा। पेट्राइस द्वारा प्रस्तुत किया गया है सीलगुण मॉडल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए, निम्न में से क्या कुसमायोजन का कारण नहीं है? यहाँ पर देखिए कुसमायोजन का कारण कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। शारीरिक विकृति, लैंगिक भेदभाव, स्थिरता या फिर अत्यधिक उच्च महत्वाकांक्षाएं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्थिरता। याद रखिएगा, जो कुसमायोजन का कारण नहीं होता वो स्थिरता नहीं होता है। शारीरिक विकृति, लैंगिक भेदभाव और अत्यधिक उच्च महत्वाकांक्षाएं, ये तीनों ही कुसमायोजन के कारण होते हैं, स्थिरता नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, प्रतिरक्षा प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उत्तरदायित्व का स्थानांतरण है, सचेतन व्यवहार है, प्रतिरक्षा विवाद का साधन है या फिर व्यक्तित्व का रक्षा कवच है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है ये एक तरह का व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। इस प्रकार का प्रश्न मैं पहले भी ले चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हमारा 4th वाला होगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? देखिए यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर ही आपको आंसर देना है। जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हैं, जो भी आपको आंसर पता होगा फिर भी आप वहाँ पर गलत करके आ सकते हैं। इसलिए आपको प्रश्न को आराम से ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? सुरक्षा, प्यास, निंद्रा या फिर भूख? साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा ये सुरक्षा है। सुरक्षा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं होता है। प्यास, निंद्रा और भूख ये जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो आज के 30 प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।